Good mornings to all. Welcome to our NSPN teacher group. Here we are studying about the cell chapter, and yesterday we had learned about some point about the cell chapter. So cell is the micro unit of the human body, and as well as we had seen the function of mitochondria, Golgi body, vacuoles, lysosome and centrosome and the endoplasmic reticulum of the endoplasmic reticulum. Today here we will study about the nucleus. What is the nucleus and what is the function of the nucleus? तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. न्यूक्लियस, सेल में जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट. और साथ ही जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं. इन क्रोमोसोम का शेप होता है एक्स टाइप. न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं ये 23 पेयर्स में होते हैं और इनकी जो संख्या है 46 होती है. ये दो पेयर है, एक क्रोमोसोम एंड दैट इज अनदर क्रोमोसोम, दैट इज अ पेयर ऑफ द क्रोमोसोम. तो सिमिलरली इन न्यूक्लियस 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ न्यूक्लियस इज 46. अब हम देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की. तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी है जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की. लेकिन इन्होंने इसमें डीप स्टडी नहीं की. इसमें जो साइंटिस्ट आए बाद में उन्होंने इसके बारे में स्टडी की, इसके अंदर जो क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है या क्रोमोसोम है, इसके बारे में स्टडी की. लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने केवल न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो डिस्कवरी की थी, क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो की थी वॉल्टन. साइंटिस्ट है, वॉल्टन ने डिस्कवरी की. जब इस क्रोमोसोम को जूम किया गया तो ऐसा दिखता है. जब क्रोमोसोम को जूम करके देखा गया तो क्रोमोसोम इट इज सीन लाइक दैट. एंड इस जो ये जूम किया हुआ पोजीशन था इसको कहा गया डीएनए. और डीएनए जो है इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और इसके अंदर जो क्रोमोसोम है इसकी डिस्कवरी की थी वॉल्टन. और जब डीएनए खोजा गया तो वॉल्टन ने केवल क्रोमोसोम डिस्कवरी किया. लेकिन जो डीएनए डिस्कवर किया गया ये कार्ल्सबर्ग द्वारा डिस्कवर किया. कार्ल्सबर्ग साइंटिस्ट थे, कार्ल्सबर्ग, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की डीएनए. लेकिन इसका जो मॉडल दिया, डीएनए का जो मॉडल दिया वो फ्रेडरिक मिशेल द्वारा इसका मॉडल दिया गया. और जो डीएनए का जो प्रिंसिपल है वो डीएनए का प्रिंसिपल वॉटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया. ये तीनों अलग अलग है. डिस्कवरी ऑफ डीएनए वो कार्ल्सबर्ग ने की और डीएनए का जो मॉडल है ये कैसा दिखता है ये बताया गया हमारे फ्रेडरिक मिशेल द्वारा. और डीएनए का जो प्रिंसिपल है इसके अंदर कैसे फंक्शन होता है, डीएनए का फंक्शन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन फ्रेडरिक एंड मिशेल द्वारा दी गई. आप देखते हैं कि ये डीएनए के अंदर होता क्या है. डीएनए को अच्छे से पढ़ते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है.
मैट्रिक ये है हमारा डीएनए का शेप। डीएनए में जो होता है ये 2 हेलिक्स होती है, दैट इज द फर्स्ट हेलिक्स एंड दैट इज द सेकेंड हेलिक्स। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसमें 2 हेलिक्स हैं। अब डीएनए के अंदर होता क्या है इसको देखते हैं। डीएनए जो होता है ये बनता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। न्यूक्लियोटाइड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 2 कंपोनेंट होता है, पहला होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फेट। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसके अंदर जो कंपोनेंट आएंगे हमारे, एक तो शुगर आती है और दूसरा आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन शुगर, डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में शुगर प्रेजेंट होगी वो होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनको 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है, प्यूरिन एंड पैरामिडीन। प्यूरिन एंड पैरामिडीन। प्यूरिन में जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें एक आता है एडिनोसिन, ए फॉर एडिनोसिन, और दूसरा होता है ग्वानिन। जो प्यूरिन होते हैं ये होता है एडिनोसिन और दूसरा ग्वानिन। और पैरामिडीन में आता है थायमिन एंड साइटोसिन। ए फॉर एडिनोसिन, थायमिन, टी फॉर थायमिन, जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए। और जो यहाँ पे रिमेंबर करना है, हमेशा जो एडिनोसिन है ये थायमिन के साथ जुड़ा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। एडिनोसिन और थायमिन के बीच में कनेक्शन होता है, ये आपस में जुड़ते हैं डबल बॉन्ड से। जैसे देखो एक है एडिनोसिन और इसी के साथ जुड़ा रहेगा थायमिन। दिस इज एडिनोसिन एंड दैट इज अ थायमिन। एडिनोसिन और थायमिन के बीच में प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड तो वहां पे पढ़ते हैं हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है एडेनिन और थायमिन के बीच में, एडिनोसिन एंड थायमिन के बीच में, तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। सिमिलरली हियर ग्वानिन एंड साइटोसिन बोथ आर कनेक्टेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। सो लेट्स सी, जो हमारी इतना स्ट्रक्चर है, ये इतना सा, इसको बोला जाता है जीन। इसको बोलते हैं जीन। इस एक जीन में हमारे ये फर्स्ट नाइट्रोजन बेस हो गया, ये सेकंड नाइट्रोजन बेस हो गया, सिमिलरली 10 नाइट्रोजन बेस होता है। एक जीन में नाइट्रोजन बेस होगी, जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन अ जीन इज 10, और इनकी जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एक जीन की जो
लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और इस जीन की जो डिस्कवरी की थी वो जोहान्सबर्ग द्वारा की थी। जीन की जो डिस्कवरी की थी वो जोहान्सबर्ग द्वारा की थी। तो एक जीन की जो लेंथ है, एक जीन की लेंथ होती है वो 334 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हियर the length of one gene is 34 angstrom and in a gene number of the nitrogen base is present is a 10। जहां पे एडेनोसिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा। अब ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए का फंक्शन होता है जेनेरिक इंफॉर्मेशन। डीएनए में हमारा जेनेरिक इंफॉर्मेशन होता है। जेनेरिक इंफॉर्मेशन लाइक अंडरस्टैंड कि मेरे जो पापा थे वो कैसे दिखते थे, उनका कोई बर्थ मार्क है, वो उनके बर्थ मार्क उनसे होने वाली जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफर होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड जेनेरिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेरिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है हमारा वो डीएनए में पूरा स्टोर होता है। तो एक जीन जो है उसमें 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस एक जीन की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए जो होता है हमारा, डीएनए डबल हेलिक्स होता है। इसमें दो सिरे हैं, एक एस पॉइंट ये है, सेकंड एस पॉइंट ये। तो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स which store the generic information in which the nitrogen base sugars and phosphate elements is present, that is a DNA. And in a simple language we said DNA is the combination of nucleotide. DNA is the combination of the nucleotide. न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होता है और न्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट एंड हियर सुगर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है इसके बारे में उन्होंने कोई भी डिस्कवरी नहीं की। तो फर्दर मैनी साइंटिस्ट कम एंड दे डिस्कवर अबाउट दैट। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो 23 पेयर्स में होते हैं एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज 46। And this chromosome has discovered by the Walter, and here the deep study had taken by the Johannesburg to discover as a gene। तो डीएनए की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी नाइट्रोजन बेस है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट डीएनए में प्रेजेंट है, ये सब किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, हमारा जोहान्सबर्ग द्वारा, जिन्होंने जीन की डिस्कवरी की। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए की डिस्कवरी किसने की, तो डीएनए की डिस्कवरी की थी कार्लसबर्ग ने। और इसका मॉडल ये कैसा दिखता है इसके बारे में जो बताया गया था वो वॉटसन एंड क्रिक द्वारा बताया गया, और ना प्रिंसिपल दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक द्वारा। और ये दिखता कैसा है, मॉडल कैसा है इसका, ये दिख कैसा रहा है, इसके बारे में बताया गया था फ्रेडरिक मिशन। उनके लिए, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, फ्रेडरिक मिशन। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। अब हमने सेल के बारे में पढ़ लिया है, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो सब देखें। डीएनए देख लिया है, डीएनए का फंक्शन देखें। तो लेट्स सी हियर, सेल जो है, सेल माइक्रो यूनिट है ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड एज वेल एज ऑफ द प्लांट सेल, जिसमें जो बाहर की लेयर होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज फॉर्म बाय द प्रोटीन, जो प्रोटीन की बनी होती है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज के एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ग्लूकोज में एनर्जी बनती है, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी बनती है। सेकंड होता है गोल्जी बॉडी, इसको ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है,
क्योंकि ये एनर्जी का ट्रांसफर एक सेल से अनदर सेल में ट्रांसफर करता है। उसके बाद हमने वैक्यूल्स देखा, इसका काम होता है लिक्विड को स्टोर करने का, और इसमें जो लिक्विड होता है इसको सैलसर कहा जाता है। वो लिक्विड H2O भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एंड ऑयल भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, एंड सॉल्ट ETC जितने भी लिक्विड है सब हमारा वैक्यूल में स्टोर। उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करने का। सेल डिवीजन का मीनिंग है यहाँ पे न्यू सेल का जनरेट करना। तो सेंट्रोसोम जो करता है न्यू सेल को डेवलपमेंट करता है। तो सेंट्रोसोम हमारी बॉडी में ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें सेल डिवीजन होता है। जैसे सबसे जो फास्ट सेल डिवीजन होता है वो हमारे लीवर में होता है, और एक पार्ट ऐसा है हमारे ब्रेन का, नहीं हमारे बॉडी का एक पार्ट ऐसा है जिसमें कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता, उसमें सेंट्रोसोम फंक्शन ही नहीं करता, वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन में कभी भी हमारा सेल डिवीजन नहीं होता है। उसके बाद हमने लाइसोसोम पढ़ा था। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये अगर कोई सेल का कंपोनेंट फंक्शन करना बंद कर दे तो लाइसोसोम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसमें छिड़कता है और उसको समाप्त कर देता है, उसकी जगह पे नया कंपोनेंट बनता है। और उसके बाद हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ देखा था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, here one part is the smooth and one part is the rough. The rough part, here the ribosome is present. It is two types of ribosome, 70S and 80S, as well as it form the energy in the form the ribosome, where ribosome in the form of the protein, such that this protein formed by the combination of 20 amino acids. So let's see. अब जो हमारा सेल होता है, इस सेल में हमने न्यूक्लियस में देख लिया एक लिक्विड होता है जिसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे ही इसके अंदर जो सेल के अंदर है, ये कंपोनेंट के अंदर एक और लिक्विड होता है। इस लिक्विड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन है जो ये कंपोनेंट है इनके बीच में गैप प्रोड्यूस करना। अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, कंबाइंड हो जाए, तो ये एक दूसरे का फंक्शन करना, अपना फंक्शन करना क्या हो जाएंगे, बंद कर देंगे। तो साइटोप्लाज्म में अगर सेल का कोई भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पूछूं कि सेल का वह कौन सा पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म ना हो, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होने के बाद ये फंक्शन करना बंद कर देंगे। वैसे न्यूक्लियस में अगर न्यूक्लियोप्लाज्म ना हो तो यहाँ पे जेनेरिक इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर ही नहीं है। तो अगर सेल का कोई इंपॉर्टेंट है, कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो साइटोप्लाज्म है और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को अगर जोड़ दें, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर हम इनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल का मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ना हो तो सेल काम करना बंद कर देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रोटोप्लाज्म। अभी क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि सेल का वह कौन सा पार्ट है जिसमें डीएनए स्टोर है। अभी ये जो हमने पढ़ा था ये एनिमल सेल, फिर देखेंगे प्लांट सेल, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको देखेंगे। ये अभी हमने जो पढ़ा एनिमल सेल, तो क्वेश्चन आएगा एनिमल सेल में डीएनए कहाँ पर जाना है। तो एनिमल सेल में जो डीएनए होता है, नंबर 1 न्यूक्लियस में होता है, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पर जाना होता है, एनिमल सेल में डीएनए कहाँ पर जाना होता है। तो एनिमल सेल में जो डीएनए होता है वो 2 प्लेस में प्रेजेंट होता है, नंबर 1 इन न्यूक्लियस एंड नंबर 2 इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनिमल सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। सो नाउ लेट्स सी हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड आल्सो इन अ प्लांट सेल। तो थोड़ा सा हल्का डिफरेंट होता है, उसमें क्या होता है, लेट्स सी हियर। तो आप देखते हैं
एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है? नंबर 1 डिफरेंट तो यही है, शेप। जो एनिमल सेल होती है ये क्या होती है? गोल, स्फीयर, सर्कल टाइप में। लेकिन जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल का शेप गोल नहीं होगा, ठीक है, स्फीयर शेप में नहीं होगी, इट इज इन इक्विलेटरल शेप, या रेक्टेंगल शेप में होगी या स्क्वायर शेप में होगी। तो इसका नंबर 1 डिफरेंट होता है इनका शेप। नंबर 2 डिफरेंट क्या होता है? जो एनिमल सेल है इसमें केवल 1 लेयर होती है, जिसको हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, केवल 1 लेयर होती है। लेकिन प्लांट सेल में 2 लेयर होती है, हियर इज अ 2 लेयर। फर्स्ट इनर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन and second outer layer is called cell wall. Cell जो ये सेल वॉल होती है ये बनी रहती है सेल्यूलोज की। जो सेल वॉल होती है ये बनती है सेल्यूलोज की, और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन की, एंड सेल वॉल जो बनता है ये बनता है सेल्यूलोज। और सिमिलरली यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडी यहाँ भी प्रेजेंट होगा, वैक्यूल यहाँ भी होगा, सेंट्रोसोम यहाँ भी होगा, लाइसोसोम यहाँ भी होगा, न्यूक्लियस यहाँ भी होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी यहाँ प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ एक और एलिमेंट प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एक और एलिमेंट प्रेजेंट होता है, वो होता है प्लास्टाइड। क्या होता है? प्लास्टाइड। प्लास्टाइड का फंक्शन क्या है ये हमें जानना चाहिए। प्लास्टाइड ये 3 प्रकार का होता है। इसको जब हम बॉटनी पढ़ेंगे, जब पेड़ के बारे में बॉटनी, अभी हमारा जूलॉजी पार्ट चल रहा है, जब हम बॉटनी पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे प्लास्टाइड में, तो यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज ले लेते हैं। प्लास्टाइड 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए स्टोर रहता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एनिमल सेल में डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? तो एनिमल सेल में डीएनए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। और क्वेश्चन कैसे घुमाता है? क्वेश्चन बोलेगा सेल में डीएनए कहां प्रेजेंट होता है। जब क्वेश्चन पूछेगा एनिमल सेल में डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, तो हमें ऑप्शन लगाना है न्यूक्लियस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल में डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, तो उस समय 3 ऑप्शन होंगे हमारे पास, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्ट, क्योंकि यहां पे भी डीएनए प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन यहां पे फंसाएगा हमें। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आएगा तो यहीं पे आएगा, तो वहां पे देखना है। अगर क्वेश्चन पूछा है एनिमल सेल में डीएनए कहां प्रेजेंट है, तो हमें ऑप्शन लगाने हैं न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल में कहां प्रेजेंट होता है, बट दैट टाइप्स ऑफ द place where is the DNA is situated in a cell. At that time we have the 3 options. First is the nucleus, second is the mitochondria, and third is the plast in a chloroplast. इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फूड बनाना, क्योंकि ये देखो प्लांट सेल में है, तो प्लांट सेल में फूड बनना है, और फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो वहां का क्लोरोप्लास्ट है उसमें फूड बना। इस जो फूड बन गया इसको स्टोर करने का काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का, और क्रोमोप्लास्ट का जो फंक्शन है ये कलर देता है। पेड़ पौधों में जो कलर होता है, कि अगर कोई फूल है, फूल में कलर देने का काम इसका है, टमाटो है उसमें कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट। तो फर्स्ट डिफरेंट था हमारा शेप, इसका शेप स्फीयर में होगा।